ठीक है. So welcome back, friends. We are in the earlier session we have discussed about the unemployment topic. Now we are going to see some questions regarding the topic we have already studied. So the first question is with reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Consider the following statement. It is a flexible scheme of Ministry of Labour and Employment. तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर का है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इट among other things will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. जेनरिक ऑप्शन है, ये सही रहता है. इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन. ये हम लोग देखेंगे. NSQF इसका फ्रेमवर्क, जैसे कि एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि इंडिया में स्किल के लिए प्रोग्राम क्या चल रहा है. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू टू स्किल पीपल. पहले हम लोग स्किल प्रोवाइड करेंगे पीपल को. उसके बाद सिर्फ यहां पे छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है. वी हैव टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो वी हैव टू फर्स्ट स्किल द पीपल and then we have to get them जॉब देने तक का काम गवर्नमेंट का है. सिर्फ पहले क्या होता था, पहले स्किल देकर छोड़ दिया जाता था. तो यहां पे फोकस है जॉब देने का. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्किल देने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 एजेंसीज हैं, 3 मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ, जो नया बना है 2015 में, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर. सारा का अलग अलग काम है इसका. जैसे NCERT, ऑल इंडिया AICC, ये सब का जो मैनेजमेंट करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है. रूरल डेवलपमेंट में देखते हैं हम लोग, रूरल डेवलपमेंट जो भी रूरल एरियाज में जो भी काम हो रहा है मिनिस्ट्री में, वो सब काम रूरल डेवलपमेंट में स्किल प्रोवाइड करता है और जॉब भी दिलवाता है. और स्किल डेवलपमेंट में जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पे 3 एजेंसीज यहाँ पे भी है. एक है डायरेक्टर जनरल DNG ट्रेनिंग वाला, दूसरा हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए होता है, और तीसरा आपका काउंसिल है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है. तो ये तीन एसोसिएशन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है. सारा चीज इसी से हम लोग लेकर के यहाँ इसीलिए स्किल मिलता है, इसके बाद इसको जॉब दिलाएंगे. तो क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. तो हमने देखा है कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 और 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज. उसके प्रायर लर्निंग स्कीम क्या होता है? प्रायर लर्निंग स्कीम, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. 2017 में ये आया हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप. तो आपका एक चीज पता चल रहा होगा, इकोनॉमी में क्या होता है कि थोड़ा स्टैटिक से करंट अफेयर अप्रोच होना चाहिए. जो भी मिनिस्ट्री नया स्कीम लॉन्च कर रही है, ब्रॉड बेस्ड बड़ा जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, आप एक A4 पेज में रखें और A4 पेज में सारे मिनिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि अभी कौन मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है? MSME, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये तीनों मिनिस्ट्री बहुत हाईली अभी इंपॉर्टेंट है. इसमें जितना भी आपका करंट अफेयर न्यूज होगा वो आएगा इसमें. तो ये वाला क्वेश्चन भी करंट रिलेटेड है. तो इसमें था, आंसर होगा सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कआउट थ्रू द नेशनल चैनल्स. ठीक है, सर्टिफिकेशन देता है, इसका काम ही है. क्योंकि पहले क्या होता था कि आप सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन में, जो पहले क्या होता था, पहले फॉर्मल एजुकेशन में जो है, आप अगर स्कूलिंग में 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है. लेकिन जो ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है या कारपेंटर है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण वो फॉर्मलाइज जॉब में नहीं जा पा रहे. तो इनका काम ही था कि आपको एक स्किल सर्टिफिकेशन देना होगा. तो यहाँ पे सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस. नेशनल कैरियर सर्विस के रेस्पेक्ट में
क्या सही है? करेक्ट पूछ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ये नहीं है। नेशनल कैरियर सर्विस हैव बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ एंड, तो आप इसमें देखिए कि कैरियर सर्विस आपको ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड यूथ के लिए ये वाला है। जो एजुकेटेड यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है उनमें भी जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको आप सर्टिफाई करके उनको जॉब देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फर्स्ट तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स का है, और दूसरा वाला भी गलत है, अनएजुकेटेड यूथ के लिए नहीं है, इसलिए नाइदर वन एंड नाइदर टू। With reference to National Skill Qualification Framework, which of the statement given below is correct? Under National Skill Qualification Framework, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. देखिए यहाँ पे फॉर्मल लर्निंग लिखा हुआ है, अगर फॉर्मल लर्निंग ही करना था तो पहले से मेरे पास प्लेटफॉर्म है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल लर्निंग के लिए बोला गया है। ये वाला जो फ्रेमवर्क चल रहा है सारा चीज इसके अंडर आता है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो मैंने बताया आपको 3 क्राइटेरिया है, इसमें आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अंदर सारा चीज आता है। तो ये आपका इनफॉर्मल के लिए भी है। एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसक्यू इज द मोबिलिटी। अब देखिए ये वर्ड देखिए, मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। अभी जो 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, इसी पे बेस्ड है वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन के बीच का जो मोबिलिटी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Stand Up India scheme, which one of the following statement is or are correct? 2016 का क्वेश्चन है। its purpose is to promote entrepreneurship among ST, SC and women। आपने जब करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ये बात सही बोल रहा है कि ST, SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली करते क्या थे, इसमें लोन मिलता है, आपको लोन अवेल कराया जाता है, और जिसका 51% शेयर, कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसमें 51% शेयर होगा, उसको इजीली मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स रिफाइंड थ्रू फाइनेंस थ्रू रिफाइनेंस थ्रू सिडबी। ठीक है, ये हम लोग सारा सिडबी जितना भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है सारा हम लोग मनी मार्केट में देखेंगे। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ रखा था, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था हम लोग स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, डिस्गाइज्ड और फ्रिक्शनल। 4 तरह का मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसमें पूछा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट। तो व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। अगर कोई भी ग्राफ में देखते हैं प्राइस क्वांटिटी, ये आपका पोटेंशियल जीडीपी है। अब बोल रहा है कि स्लोली ग्रो स्लोली देन इट्स पोटेंशियल। अगर इस पोटेंशियल से स्लो ग्रो कर रहा है, यहां पे ग्रो कर रहा है, तो इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज करेगा। ये बोल रहा है राइज करेगा। नॉट करेक्ट पूछा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल राइज कर रहा है। अगर आपका इकोनॉमी जो पोटेंशियल से कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका स्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सप्लाई है डिमांड है, और ये वाला जो सप्लाई आपका यहाँ पे कर्व आएगा ये सप्लाई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ दिख रहा होगा। तो ये जो गैप के चलते अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगा। सही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंज इन द डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर गुड्स ड्यू टू ऑटोमेशन। सही बात है, हमने पिछले सेशन में कर रखा था कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंट्री के स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आए, ऑटोमेशन जैसे वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेशन, कोई ऑटोमेशन इंडस्ट्री, हम लोग का कंट्री क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर हम लोग इंडस्ट्री ला रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर में 100 लेबर लगते थे, और अगर हम लोग इंडस्ट्री लेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो 100 से 50 का जो डिफरेंस आया, 50 लेबर अनएम्प्लॉयड रह गए, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज करेक्ट। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग ने पढ़ रखा है रिसेशन इन इकोनॉमी कैसे होता है, पिछले सेशन में ही सारा करा है, ये सही है। एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। अगर कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, हम लोग ने देखा था एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हमने करा था, तो उसमें देखा था कि कोई भी अगर इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल में एम्प्लॉयड है तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट है तो ये आंसर डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सबमिशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। करंट अफेयर बेस्ड है, लेकिन ये देखिए 2023 में आया हुआ सीडीएस में, तो इसमें 7 सबमिशन है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप जा करके वेबसाइट खोलें और सारा 7 सबमिशन है इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में, आप लोग देखिए कौन कौन सा आता है। क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है सीडीएस में, तो 1, 2 and 3। The unemployment that occurs due to change in technology or the demand for the particular product is called structural. The mismatch in the region or occupation, the mismatch in the regional or occupational pattern of job vacancies and the patterns of worker availability results in, ये भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट में होगा, स्ट्रक्चरल में होगा। आपका मिसमैच रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न में जब भी मिसमैच हो रहा है तो हम लोग देखे थे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो obtain the full benefit of demographic dividend, what should India do? इंडिया करेगा क्या? So promoting skill development, introducing more social security scheme। यहाँ पे अगर हम ज्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम डाल देंगे, अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो फिर आप लोग वेज का डिमांड ज्यादा करेंगे, वेज का डिमांड होने से फिर इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ेगा, तो ये साइक्लिकल अप्रोच में चल जाएगा ये कहानी। तो इसको रोकने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का, सारा टॉपिक इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है, तो इसका आंसर वैसे होगा प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। ये सब में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ए है। व्हाट डू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? अराइज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन ए पॉपुलेशन। सही लग रहा है। अराइज इन द रेट ऑफ लिटरेसी नहीं होगा, अराइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, अराइज इन द ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑफ द कंट्री ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी नहीं। तो इसका आंसर वो यही बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, जो हाई शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना ज्यादा होता है। तो आप इसमें एक बार रिवाइज कर लेना, क्या 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 मैंने बताया था कि एक्टिवली सीकिंग वर्क क्या होता है, पीरियडिक लेबर सर्वे कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सब एक बार रिवाइज कर लेना। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड लेऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर। 2022 का क्वेश्चन है ये, तो इसमें लेबर ब्यूरो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। ये क्वेश्चन 2019, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। टेम्पररी वर्कमैन में कोई भी आपको एक प्रायर नोटिस नहीं होना चाहिए, वैसा इंपॉर्टेंट कोई टर्मिनेशन का नोटिस का जरूरत नहीं है। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms or companies to lay off workers। सही है, तो इसका आंसर होगा both 1 and 2। Next question, with reference to casual worker employed in India, consider the following statement. All casual worker are entitled for employees provident fund coverage। EPFC के लिए क्राइटेरिया होता है कि ग्रेटर देन 20 एम्प्लॉय होना चाहिए, कोई भी फर्म में ग्रेटर देन एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी ये कवरेज आपको मिलेगा। ऑल कैजुअल वर्कर में ऐसा नहीं है, सभी को नहीं। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट।
आईएलओ आईएलओ में भी बोला गया है कि कोई भी वर्कर हो उसका रेगुलर वर्किंग आवर होना चाहिए और ओवर टाइम पेमेंट मिलना चाहिए उसको. द गवर्नमेंट कैन by a notification specified that an establishment or industry said pay wages only through its bank account. Government can, इसका आंसर 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी तक हमने देखा कि पिछले सेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक देखा था उसके रिलेटेड कितना क्वेश्चन आ चुका है और अपन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. तो आई थिंक यू ऑल्सो सी द क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ रहा है. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो यहां से पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे. माइक्रो इकोनॉमी देखते हैं. मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग देखे थे डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी और प्राइस इक्विलिब्रियम. फिर 4 इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. 4 इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या था? लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. ठीक है, ये पहला पॉइंट था. ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक. फिर यहाँ पे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आता है. ये तीसरा इंडिकेटर फॉर मैक्रो इकोनॉमी. एंड द लास्ट इंडिकेटर इज हाई ग्रोथ. हाई ग्रोथ में क्या देखते हैं हम लोग? मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब भी डिस्कस करेंगे. तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. उसमें हम लोग देखेंगे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. और उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से. तो हमारा अप्रोच सेम रहता है. पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग का एक आइडिया होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है. एक आइडिया होना चाहिए क्या क्या पढ़ेंगे और किस हिसाब से, किस वे में हम लोग पढ़ते जाते हैं. तो इसका पहला हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या होता है? मेजरमेंट. कौन मेजर करता है? मेजर एक्चुअल वर्ड नहीं है, इसको एस्टिमेट बोलते हैं. एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी. देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फिर देख लेंगे हम लोग सिनेरियो इन इंडिया. सो पॉवर्टी में हम लोग को ये चीज देखना है. क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे लास्ट में, जब सेशन कंप्लीट होगा फिर क्वेश्चन करेंगे. लेकिन अगले सेशन में मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाए. एक बार आप क्वेश्चन आप देख लोगे कि कहां से क्वेश्चन जाएगा, आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं. सो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इसका डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने दिया था. 6 क्राइटेरिया इन्होंने दिया था. हेल्थ एंड एजुकेशन, इनकम, वाटर, क्लीन वाटर एंड एनवायरमेंट, वॉइस, हेल्थ एंड एजुकेशन, इनकम, फूड. तो यहां से पता क्या चलता है? वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन के द्वारा हमें ये समझ में आ रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन जिसके पास सफिशिएंट नहीं है, लो हेल्थ एंड एजुकेशन, लो इनकम, लो एक्सेसिबिलिटी. यहां पे एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है. और वॉइस वाला जो टर्म है सोसाइटल बेस्ड है. वॉइस मतलब क्या होता है कि आपका, आप कहीं कोई भी समाज में आप स्टैंड ले पा रहे हो कि नहीं. आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो आप यू आर ए पुअर इन द लाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो लैक ऑफ वॉइस इज ए क्राइटेरिया फॉर पॉवर्टी. और तो दिस इज एक और है अपॉर्चुनिटी.
ग्रैब करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, बट आप वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तो किसी चीज में आप लैक कर रहे हो, तो उसको भी बोलते हैं पॉवर्टी। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है पॉवर्टी का बाय द वर्ल्ड बैंक। आप एक बार वेबसाइट पे जा करके डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी बाय वर्ल्ड बैंक आप चेक करना, आपको यही चीज मिलेगा। और याद करने का चीज नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग इन ए ब्रॉड वे, ठीक है। सो वी आर डन विद द डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, हम लोग किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं। तो पहला तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब कि किस टर्म पे आप पॉवर्टी नाप रहे हो, कैसे मेजर कर रहे हो। मेरे पास मनी मनी से ही, वैसे बेसिकली मनी मनी ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसे हम लोग नाप सकते हैं। अब मनी में भी क्या चीज है, या तो आप कंजम्पशन कर सकते हो, इनकम, या फिर वेल्थ। हाउ मच वेल्थ यू हैव, हाउ मच अर्निंग यू हैव, हाउ मच यू कंज्यूम, हाउ मच यू स्पेंड योर मनी ऑन कंजम्पशन ऑफ वेरियस आइटम्स। तो अगर आप कोई सर्वे सर्वे जैसे कोई भी सर्वे करने जाओगे, तो अगर आप किसी लोग से पूछोगे, घर घर जाके पूछोगे कितना कमाते हो आप, तो आपको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकम वाला डेटा आपको एक्चुअली मिलेगा। वेल्थ भी अगर आप पूछोगे वेल्थ कितना है, तो वेल्थ भी आपको एक्चुअली वेल्थ भी कोई आपको नहीं बताएगा। लेकिन कंजम्पशन एक ऐसा चीज है, आप पूछोगे आप हेल्थ पे कितना खर्च करते हो, कितना खाने में खर्च करते हो, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, तो आपको बताएगा बोलो। सो यहां से हमको ये पता चला कि इनकम इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया, वेल्थ इज ऑल्सो नॉट ए गुड क्राइटेरिया, बट कंजम्पशन इज ए गुड क्राइटेरिया टू मेजर। सो इसी को लेकर के चलते हैं। तो यहां से हमको डेफिनेशन पता चल गया, मेजरमेंट में हम लोग क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, तो कंजम्पशन सेट कर रहे हैं। उसके बाद का काम क्या है, उसके बाद हम लोग करते हैं बास्केट बनाते हैं। तो बास्केट बनाएंगे, बास्केट में हमको क्राइटेरिया मेरा कंजम्पशन। तो बास्केट पे हम लोग लिख सकते हैं फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ। एक अपन बास्केट बना ली। बास्केट का जो नॉर्मल प्राइस है वो हम लोग सेट कर लिए कि कोई भी इंसान नॉर्मली, लेट सपोज एनी पर्सन विल स्पेंड 50 रुपीज पर डे। मतलब ये स्टैंडर्ड एक हम सोच के चल रहे हैं कि मान लीजिए कोई 50 रुपीज स्टैंडर्ड खर्च करता है, मतलब जो आम इंसान खर्च करना चाहिए 50 रुपए इतना चीज में। एक बास्केट बनाए हम लोग। अब यहां से हम लोग 10 पर्सन से पूछेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10। अब 50 रुपीज का मेरे पास मार्जिन है, ये वाला एक बेस लाइन हम बना चुके हैं। अब यहाँ सारे लोग से पूछेंगे कि आप 50 रुपीज से ज्यादा खर्च करते हो या 50 रुपीज से कम कर सकते हो सेम बास्केट में। अगर 4 लोगों ने बोल दिया, अगर 4 लोग बोला कि 50 रुपीज से ज्यादा करता है, तो दे विल नॉट फॉल इन द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, बट द 6 पीपल हु आर लेफ्ट विल फॉल इन द पॉवर्टी लाइन। तो इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अबव पॉवर्टी लाइन। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग पॉवर्टी का एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं। तो पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए वाई पॉवर्टी एस्टिमेशन, पहले तो हम लोग ग्रोथ देखने की कंट्री में क्या सिनेरियो है, क्या ग्रोथ हो रहा है, कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग रिच हैं, वो देखने के लिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं। दूसरा चीज है टू फाइंड आउट बेनिफिशियरी। सो यू ऑल नो दैट इंडिया इज ए वेलफेयर अप्रोच कंट्री। तो वेलफेयर बेस्ड कंट्री के चलते वी विल प्रोवाइड वी ऑलवेज प्रोवाइड some schemes, some subsidies like in LPG। अभी झारखंड में चल रहा है मैया योजना, 2,500 रुपए पर मंथ फॉर वुमेन, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं और बहुत सारे स्कीम्स में अलग अलग बेनिफिशियरी होने चाहिए। तो टू फाइंड आउट द बेनिफिशियरी, एक्यूरेट बेनिफिशियरी, वी विल एस्टिमेट द पॉवर्टी।
ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए हम लोग समझा कि दो क्यों करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब अब कैसे करना है वो देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक बास्केट बना करके सेम सिनेरियो से हम लोग बास्केट बना करके हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट कर सकते हैं। बट 1947 1947 में क्या था और 1947 के बाद में क्या था, पॉवर्टी रिलेटेड ये कैसे उसको एस्टिमेट किया जाता था। 1947 के पहले भी थोड़ा सा एस्टिमेशन था। तो 1947 से पहले हम लोग 1947 से पहले दादा भाई नरोजी इन्होंने इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था कि जो लोग प्रिजन मील को अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर नॉट पुअर। ठीक है, सबका एक एक क्राइटेरिया था पुराना। फिर आया नेशनल प्लानिंग कमीशन। तो आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। कब आया था नेशनल प्लानिंग कमीशन? 1938 में। कौन थे चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू। और चेयरमैन थे, और कौन लाया था इन्हें? सुभाष चंद्र बोस। और एक बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान में भी बात हुई थी कि वी हैव टू एस्टिमेट द पॉवर्टी। ठीक है, 1947 के बाद सिनेरियो चेंज होता है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां पे आप फोकस करें। यहां पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला आता है दांदेकर एंड रथ कमेटी, 1971। फिर दांदेकर एंड रथ कमेटी के बाद आता है आपको वाईके अलग कमेटी, 1979। वाईके अलग कमेटी। उसके बाद 1993-94 ये आता है आपका लकड़ावाला कमेटी। 2005 सुरेश तेंदुलकर कमेटी। एंड 2009 रंगराजन कमेटी। सो आपने डिफरेंस देखना है यहाँ पे 1971, 1979, 1993, 2005 एंड 2009। तो इनका क्राइटेरिया क्या था? इनका क्राइटेरिया 2400 कैलोरी, फूड बेस्ड था, कैलोरी बेस्ड, फूड बेस्ड। तो दांदेकर एंड रथ कमेटी was the first one to find out the poverty estimation। कैसे आप एस्टिमेट करेंगे? तो ये कैलोरी बेस्ड का बनाया है। उसके बाद वाईके अलग ने अलग अलग कर दिया इसको। कैसे अलग अलग कर दिया? 2400 एंड 2000 कैलोरी। 2400 किसके लिए था? रूरल के लिए। और 200 था आपका, 2000 था अर्बन के लिए। तो ये इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो पर डे 2400 कैलोरी जो कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन बेस्ड हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो अगर 2400 कैलोरी कंजम्पशन कोई इंसान कर रहा है पर डे, तो देन ही विल नॉट फॉल इन द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उसी जैसा वाईके अलग 1979 में भी उन्होंने बताया, उन्होंने अलग अलग कर दिया 2400 एंड 2000। फिर आता है लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी ने थोड़ा अलग किया, थोड़ा रेडिकल अप्रोच लाया यहां पे। इन्होंने क्या किया? क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड, जो बास्केट को ब्रॉड कर दिया है। इसमें ये चीज क्लोथिंग है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड फूड है। ये सब ये लकड़ा वाला कमेटी ने इन्होंने ऐड करा है। फूड तो पहले से था, फूड आपका चलते आ रहा, फूड बेस्ड ही चल रहा था। यहां पे इन्होंने तीन चीज ऐड किया, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पे इन्होंने बोला क्या? वही बास्केट बनेगा। और यहां पे एक चीज और आता था, 5 पीपल हाउस होल्ड, 5 लोगों के ग्रुप के हाउस होल्ड में कितना खर्च हो रहा है उसके निकालेगा। और ये एक चीज और यहां पे किया था, स्टेट वाइज अलग निकला।
स्टेट वाइज। पॉवर्टी रिपोर्ट जो था वो स्टेट वाइज अलग निकलेगा। अब आते हैं 2005, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, सचिन तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने क्या किया, जो 4 चीज पहले से आ रहा था, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इसके बाद 2 चीज और ऐड कर दिया गया, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अब जो मेरा बास्केट और ब्रॉड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्रेडिट आपका क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एजुकेशन। तो और एक यहाँ पे रेडिकल चेंज क्या हुआ, यहाँ पे कैलोरी बेस्ड को खत्म कर दिया, यहाँ से कैलोरी बेस्ड खत्म कर दिया गया। यहाँ पे अब फिर कैलोरी बेस्ड वाला बात नहीं आएगा। और एक चीज यहाँ पे ₹32, अब अर्बन में अलग है और रूरल में अलग है। ₹32 पर पर्सन पर डे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों पे एक एक कंफ्यूजन रहता है, ₹32 आप अर्न कर रहे हो। पहले का पूरा आप न्यूज पे उस टाइम का, उस जनरेशन पे अगर हो गए, जेनजी नहीं होगा, अगर आप 90s वालों में कोई हो गए, तो उसमें क्या था कि अगर आप न्यूज चैनल में चल रहा था, ₹32 पर डे जो अर्न कर रहा है वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर है, तो कोई उसमें रेलेवेंस नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कंजम्पशन बेस्ड, आप कंज्यूम एक दिन में एक पर्सन ₹32 कर रहे हो, तब आप पॉवर्टी में नहीं आओगे। ठीक है, तो ₹32 कमाने के लिए, जैसे इंडिया में क्या चलता है, 50 30 20 का अप्रोच चलता है। ₹50 अगर आप 100 कमा रहे हो, 100 में 50 क्या करना है, 50 में एसेंशियल आइटम में खर्च करना है, ₹50 आपको सेविंग करना है, और ₹20 आपको इन्वेस्ट करना है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो यहाँ पे ₹32 का गेम ये है कि आप कंज्यूम कर पा रहे हो, एक दिन में ₹32 खर्च कर पा रहे हो। फिर आता है लास्ट, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने उनका बस 32 से 42 कर दिया गया। उनका कुछ ऐसा रेडिकल कुछ बड़ा चेंज नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कि दांडेकर कमेटी, वाईके अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सुरेश 2000, और ये आपका रंगराजन कमेटी ने यहाँ पे फूड एंड नॉन फूड दोनों पे लेके चल रहे थे। और यहाँ पे कैलोरी का बात यहाँ पे भी चल रहा था। यहाँ पे कैलोरी आपका मुझे अप्रोक्सीमेटली याद नहीं है, 6,000 फॉर अर्बन एंड 4,500 फॉर रूरल, इसी के आसपास था ये वाला आपका कैलोरी। और आपका ₹47 पर डे रंगराजन कमेटी से मिला था। तो अभी का सिनेरियो देखते हैं, अभी कैसे, क्या करंट सिनेरियो क्या है, कैसे इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है। तो 4 पॉइंट है। पहला हेड काउंट, हेड काउंट से पहले निकालते हैं। दूसरा नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय एनएसएसओ, ये इसका डेटा लेते हैं। तीसरा तेंदुलकर कमेटी। तो ये 3 सिनेरियो अभी है। आप हेड काउंट का देख रहे हैं रेशियो, फिर नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एनएसएस के द्वारा होता है, इसमें देखेंगे। और तेंदुलकर कमेटी के जो भी तेंदुलकर कमेटी ने जो भी बोला था उसको लेकर के हम लोग अभी करंट सिनेरियो मेजरमेंट करते हैं। तो अभी तक तो पॉवर्टी मेजरमेंट हम लोगों ने पहले देखा था कि एक तो पॉवर्टी एस्टिमेशन क्यों करते हैं, पहला तो हम लोग नेशनल प्रोग्रेस के लिए देख रहे हैं, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि बेनिफिशियरी फाइंड आउट करने के लिए। तो बेनिफिशियरी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने करा था पहले 2011 में हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये वाला डेटा हम लोग टू फाइंड आउट बेनिफिशियरी। तो अभी कास्ट सेंसस वो बहुत मुद्दा चल रहा है। ये कराता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बहुत अभी न्यूज में। तो आप एक काम करो, एक बार जाकर के आपका होमवर्क है, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें कि कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, दोनों होता, सोशियो इकोनॉमिक भी होता है तो कास्ट सेंसस भी। बट कास्ट सेंसस का डेटा को पब्लिश नहीं करा गया, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक का डेटा पब्लिश कराया गया था। तो आगे चलते हैं।
ये तो इंडिया डोमेस्टिक वाला इंडियन पॉवर्टी लाइन था। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैसे निकलता है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के लिए वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल हम लोगों ने देख लिया, डोमेस्टिक, अब इंटरनेशनल देखते हैं। इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यहां पे वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया दे रखा है, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम। इसको हम लोग करते हैं कैसे, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म, पीपीपी टर्म। ये आपको ध्यान रखना, पीपीपी टर्म पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म पे बात करते हैं हम लोग। जो भी हम लोग डेटा जो मिल रहा है पीपीपी टर्म के बात में, रियल एंड नॉमिनल पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं पीपीपी पे, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया कितने नंबर पे, इंडिया इज थर्ड इन नंबर। सो जीएनआई पर कैपिटा इनकम, तो यहां पे हाई इनकम कंट्रीज में $12,000 अगर पर कैपिटा इनकम 12,000 से ज्यादा है तो देन द कंट्री विल फॉल इन द हाई इनकम कंट्री। मिडिल इनकम में भी दो बात करते हैं, हाई एंड लो। सो हाई में क्या करेंगे, हाई से 6 से 12, $6,000 to $12,000, और यहां पे $1,500 to $6,000। इंडिया किस में आता है, इंडिया इसमें आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया आता है, इंडिया का है 2432 ये डॉलर पर कैपिटा। सो इंडिया इज फॉलोइंग इन द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, और लो तो लेस देन $1,500। सो एक क्राइटेरिया आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया, एक हमने अपना अप्रोच निकाला। तो डोमेस्टिक वाला भी और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हम लोग क्या देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर के कमिटीज से भी एस्टिमेशन निकलता है। तो नेक्स्ट, अब एक, तो पॉवर्टी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो पहले मैंने बताया कि कंजम्पशन बेस्ड एस्टिमेशन था। कंजम्पशन बेस्ड अगर एस्टिमेशन करते हैं, यहां पर तेंदुलकर साहब का 2005 का जो कमेटी बना था उसको लेकर के चलते हैं, और हेड काउंट रेशियो भी लेते हैं, और नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे भी चलता है एनएसएसओ के बारे में। बट कंजम्पशन को छोड़ करके कोई अदर डायमेंशन अगर हम लोग पॉवर्टी निकाला जाए अदर डायमेंशंस में, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये कौन सा है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पे दो चीज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने नाम सुन रखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चंस इंडिकेटर्स पे आएंगे, कौन रिलीज करता है, कौन डेटा रिलीज करता है, क्या इंडिया का स्टेटस है इस पे। तो यहां पे कौन कौन रिलीज करता है डेटा इसका, तो एमपीआई का डेटा कौन रिलीज करता है, हम लोग थोड़ा क्विक में देखते हैं। एमपीआई का डेटा दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करते हैं, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, और इसमें इंडिकेटर होता है 10। आप घर जाकर के ये सारे 10 इंडिकेटर्स को देखें एक बार, क्वेश्चन आता है इसमें। हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन मेन ब्रॉड क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 और सब कैटेगरीज हैं। हेल्थ में भी दो क्राइटेरिया है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 2 क्राइटेरिया। तो ये आप जाके घर पे देखें कौन कौन सा क्राइटेरिया, क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कौन सा आपका मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में फॉल कर रहा है। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसमें भी सेम क्राइटेरिया, हेल्थ
एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया सेट है, 3 डायमेंशन पे ही बात होता है। बट यहाँ पे इंडिया का बात करें, ये तो आपका वर्ल्ड लेवल पे यूएनडीपी एंड ओपीएचआई करता है, इंडिया में कौन करता है? इंडिया में नीति आयोग करता है। नीति आयोग का 12 इंडिकेटर्स है, 12 इंडिकेटर्स में 2, जैसे 10 तो इंटरनेशनल हो गया, 2 इंडिकेटर जो पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है, एएनसी एंटीनेटल केयर एंड मनी या बैंक अकाउंट जो होता है। तो ये 2 एंटीनेटल केयर एंड बैंक अकाउंट ये दोनों ऐड कराया गया है उसमें नीति आयोग के डायमेंशन में। तो टोटल मिला करके हम लोग का 12 इंडिकेटर्स हो गया अपना नीति आयोग के डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका, आपने सुना, उसका नाम जान रहे होंगे, महबूब उल हक एंड द सेकंड वन इज अमर्त्य सेन। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका उसमें भी सेम चीज है, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। इसमें आपका इंडिकेटर सेम है, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ। इसमें क्या बात होता है? इसमें परसेंट पॉइंट वाइज बात होता है। इसका पॉइंट, जैसे इंडिया में 0.66 अभी इसका ये पॉइंट्स है, और इसका रैंकिंग 132 बाय 193, 132वें रैंक में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया। ठीक है, ओवरऑल स्कोर इंडिया का। तो ऐसे यूएनडीपी का 5 इंडिकेटर्स निकलते हैं इसमें। एक हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड लास्ट आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड जेंडर इंडेक्स। तो ये 5 इंटरनेशनल लेवल में 5 चीज आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए 5 चीज का स्टडी करना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पॉवर्टी में आज क्या देखा, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है, उसका एस्टिमेशन हम लोग कंजम्पशन के बेस पे ही क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेरियस कमिटीज 1947 के पहले क्या था, 1947 के बाद दांडेकर रथ कमिटी से लेकर के 2009 में रंगराजन कमिटीज तक देखा हमने। इसमें क्वेश्चंस आते हैं वेरियस पैटर्न पे, जो शिफ्टिंग हो रहा है आपका कैलोरी बेस्ड, कब से शिफ्टिंग हुआ। अब लकड़ावाला कमिटी से जब सुरेश तेंदुलकर कमिटीज में आया तो नॉन कैलोरी बेस्ड हो गया था। ये क्वेश्चन यहीं से 6-7 पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे। उसके बाद आपको नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर नेक्स्ट सेशन में टाइम मिला तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में, जैसे कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में आप एक बार अगर चेक करोगे 20,000 और रूरल में आई थिंक 7,000। ओवरऑल का बात करते हैं। ओवरऑल अगर आप 20,700 कुछ ऐसा डेटा है, अगर आप पर मंथ पर पर्सन अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप टॉप 5% इंडिया में हो। टॉप 5% भी इतना खर्च नहीं कर पाता है। अगर आप वो रिपोर्ट में चाहूंगा एक बार अगले सेशन में दिखाऊंगा, तो 20,000 अगर आप पर पर्सन पर मंथ अगर आप खर्च कर पा रहे हो तो टॉप 5 लेवल में आप इंडिया पे स्टैंड करते हो। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और एक चीज मैं अपन पॉवर्टी पढ़ लिया, पॉवर्टी हो गया, और इनइक्वालिटी में 2 चीज पढ़ना है, गिनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व। वी विल डू इन दिस इन द नेक्स्ट सेशन। चलो आज के लिए इतना ही। और एक चीज और है, अपन कंडक्ट करवा रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट। तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक नंबर शो कर रहा होगा, उसमें आप जाके कॉल लगाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। सो वी विल स्पीड अप अवर जो टेस्ट का शेड्यूल है। So we will provide you the test schedule and good luck. Thank you.